काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्रीय मंत्री परिषद। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? वाइस प्रेसिडेंट तक, ठीक है। प्रेसिडेंट पढ़ा हमने, ठीक है, 52 के बाद से। फिर वाइस प्रेसिडेंट 63 से पढ़ा, और 63 के बाद हमने ये, अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इमरजेंसी प्रोविजन हमने देख लिया एक बार। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहले बात तो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहली बात तो होते कौन है? कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? मंत्री परिषद। किन्हें कहते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो राज्यसभा में, लोकसभा में जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो एमपीज होते हैं, उनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो लोकसभा में जो एमपी हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है, या क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सलाह कौन देगा कि इमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी है? अच्छा, प्रेसिडेंट अपने आप कैसे डिसाइड कर लेगा कि बेटा इतनी बड़ी कंट्री में प्रेसिडेंट कैसे खुद अकेले डिसाइड कर लेगा कि इमरजेंसी लगानी चाहिए? अब तो कौन डिसाइड करेगा? इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर प्रेसिडेंट को सलाह देंगे कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि इमरजेंसी लगा दो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देने के लिए कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में ये बात लिखी हुई है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रोविजन देख लेते, प्रोविजन लिखे हुए हैं यहाँ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल 74 के जो प्रोविजन है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले इसने यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, क्यों? उनका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री उनका हेड होगा। जो मुखिया होगा उनका कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उनके हेड होंगे, और वे, उनका कार्य क्या रहेगा? क्यों हम रखेंगे उनको? टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, ठीक है, उनको एडवाइस देने के लिए, उनके कार्य में उनको सहायता देने के लिए जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है द क्वेश्चन एडवाइस वॉज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगी। मतलब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या सलाह दी है, क्या एडवाइस दी है, उस मुद्दे पर कोई भी कोर्ट में वो क्वेश्चन नहीं होगा। ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर्स को, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस को। यानी जुडिशियरी कभी लेजिस्लेचर के फंक्शन में दखल नहीं देगी, और जो लेजिस्लेचर है वो कभी जुडिशियरी के फंक्शन में दखल नहीं देगा, ठीक है। ये बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक दूसरे के फंक्शन में दखल नहीं दे सकते। अब जुडिशरी जब लॉ बन जाएगा तब तो क्वेश्चन कर सकती है कि इस लॉ में ये फ्लो है, लेकिन जुडिशरी लॉ बनने से पहले या पार्लियामेंट में बना हुआ है उससे पहले नहीं रोक सकती कि ये लॉ ना बने, ठीक है। तो ये दिखाता है आर्टिकल 50 में जो बात लिखी हुई है, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और लेजिस्लेचर। तो किसी भी कोर्ट में ये बात क्वेश्चन नहीं होगी कि कौन सी एडवाइस दी गई है। अब आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स से रिलेटेड अदर प्रोविजन क्या क्या है। तो आर्टिकल 75 में हम पढ़ेंगे कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय, आर्टिकल 75 में तो प्रधानमंत्री के लिए अलग से कहीं भी प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जो है वो भी मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, ठीक है, वो भी उन्हीं का ही भाग है। तो प्रधानमंत्री, अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है, या प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 75 याद रखना, ये स्पेसिफिकली बात करता है पीएम के लिए कि कौन होगा पीएम, ठीक है। तो पीएम के लिए बात करता है, तो क्या कहता है ये कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम।
पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करोगे? हाँ वही तो, जिनको सब अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे ही थोड़ी अपॉइंट कर देंगे कि अपनी मर्जी से किसी को भी बना दिया। किसे बनाएंगे? जो भी हाउस में मेजोरिटी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, जो भी मेजोरिटी ऑफ सीट्स जनरल इलेक्शन में जीत कर आई है, उस पार्टी के हेड को वो प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि पहले से डिसाइड होता है। जैसे अभी 3 जगहों पर इलेक्शन अभी हुए हैं, नहीं 3 नहीं 5 जगहों पर, मिजोरम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो जैसे कि राजस्थान में सबको पता है कि वसुंधरा राजे बनेगी अब मुख्यमंत्री, और जैसे कि मध्य प्रदेश में सबको पता है शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में अभी नहीं पता कि कौन बनेगा, क्योंकि उनका जो सीएम का फेस था वो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। तो अब जो भी जिसको भी पार्टी हेड बनाएगी अब वहां पे कि उसको अपॉइंट करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था पीएम के इलेक्शन में। पीएम के इलेक्शन में भी यही होता है कि जब पार्टी का जो हेड होता है, उस पार्टी का बहुमत से जो जीत के आती है, उस पार्टी के हेड को बनाया जाता है, वो कोई भी हो। तो पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये बात क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में ये बात लिखी हुई है। तो इसका 1A कहता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो अब ये कह रहा है कि जो भी जैसे लेट्स से लोकसभा में जितने भी टोटल मेंबर हैं, ठीक है, तो टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उसकी टोटल मेंबर से लोकसभा में जितने टोटल मेंबर दिए गए हैं उससे ज्यादा एक्सीड ना हो। मतलब जो मेंबरशिप लोकसभा में है, फॉर इंस्टेंस लोकसभा में जो मेंबर की स्ट्रेंथ है वो 100 है, तो 100 का 15% एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 15% से अधिक नहीं होने चाहिए मिनिस्टर। तो मैं भी बता रही हूँ कि करंट में कितने है मेंबर। तो देखो ये क्या प्रोविजन कहता है, अभी करंट में कितने मिनिस्टर हैं? करंट में 543 है, 543। अब ये जो 543 मेंबर हैं, इन मेंबर में से सभी बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें कितने हैं? क्या कहा है कि जो टोटल मेंबर्स हैं उसकी 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कितने हैं? अब प्रेजेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या है वो 63 है। ठीक है, और प्लस पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है वो 3 है और प्लस पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बेसिकली बेटा वे मिनिस्टर्स होंगे, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा जो कि जो केंद्र का कार्यभार है वो संभालेंगे। ठीक है, अब जो ये वाली जो संख्या बता रहे हैं, इसमें जो मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं? वे प्राइवेट भी हो सकते हैं, वे अदर्स भी हो सकते हैं। तो 543 में जो आ रहा है स्ट्रेंथ में, वो टोटल में आ रहा है एज अ टोटल। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे? 63 प्लस पीएम, यानी कि वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना? 15%। ठीक है, जो टोटल मेंबर है उसका 15% कितना हुआ? ये 15% से भी कम है, 63 और पीएम है बस। ठीक है, तो इसका 1A ये बात करता है। अब सेकंड हम बात करते हैं मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस बात का मतलब क्या है कि मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही ऑफिस में रहेंगे। इट मींस कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को हटा दे? नहीं हो सकता ना। कब, क्या प्रोविजन है, क्या कब हटा सकता है? या फिर वो एमपी रिजाइन कर दे। हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो है कि कब हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री को उसके पद पे। सिर्फ एक तरीके से हटाया जा सकता है, वो है कि वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी खो दे। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि एमपी रिजाइन कर दे वहां से। हाँ, एमपी रिजाइन कर दे। अब जैसे ही एमपी रिजाइन करेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा देते, मतलब पीएम को। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, और मेरे ख्याल से जो चीजें होती है उनकी जांच फिर बाद में होती है।
हाँ, कोर्ट वो बाद में डिसाइड करता है, लेकिन जो एक हटाने का तरीका है, जो डिस्क्रेशन है, जो हटाने का तरीका है, वो सिर्फ यही है कि वो अपनी लोकसभा में मेजोरिटी खो दे। मेजोरिटी का मतलब है कि उनके जो एमपी हैं वो रिजाइन करके चले जाएं, साथ छोड़ दें। तो वो जब और एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अभी पारित हुई थी, तुम्हें पता है? ये इसका मैं बताती हूँ, पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये मोशन होती है, मोशन का मतलब है अविश्वास मत, कि अब हमें इस गवर्नमेंट में कोई विश्वास नहीं रहा, ठीक है। तो वो लोकसभा में पारित करवाई थी, लेकिन वो नहीं पारित हो पाई क्योंकि मेजोरिटी में है गवर्नमेंट। तो मणिपुर के केस में हुआ था ये, ठीक है। तो अगर अविश्वास मत जो है ये पारित हो जाता है और लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना विश्वास खो देता है, इसका मतलब क्या है कि उनके फेवर में वोट ना हो अविश्वास मत में, तब भी वो अपनी मेजोरिटी खो देते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो फिर उनको उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री तो हटा दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर मशीनरी नहीं चलेगी, ऐसे तो फिर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की कभी बनेगी नहीं, एक दूसरे को हटा देंगे, कंट्री चलेगी नहीं। तो बहुत सोचने में बहुत इजी लगता है ना, कि हम सोचते हैं यार हटा देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना। उस एक डिसीजन का इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ने वाला है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं वो बहुत सोच समझ के लिखी गई है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी खुशी से कभी भी हटा सकते हैं, है ना। वो जब मेजोरिटी खो देंगे तब। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसका मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउस ऑफ द पीपल को क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से किसी एक एमपी ने भी रिजाइन किया तो सबको रिजाइन करना पड़ता है। कि वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो वो बात है, अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सबको करना पड़ेगा। वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। कलेक्टिवली मतलब उनकी सबकी मिलकर जिम्मेदारी है लोकसभा को, जो जिम्मेदारी है वो उनकी कलेक्टिवली है। तो अगर एक भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मान लो इन 63 में से एक का भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अगर एक बंदे ने रिजाइन किया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा इसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इसके क्लोज 75 के क्लोज 3 में लिखा हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली मतलब सब इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है लोकसभा के लिए। और अगर एक ने रिजाइन किया तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी ने भी किसी ने भी उस प्रोविजन का वायलेशन किया, किसी ने भी लोकसभा में कुछ ऐसा किया, तो उनको सभी को रिजाइन करना पड़ता है, और ये बनाया गया है बेटा, ठीक है। और फिर इसमें 4th में कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि ओथ कौन दिलाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? तो प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे बेटा, जो अपॉइंट करेगा शपथ भी वही दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाएंगे। तो यहां तक समझ आया क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में दिया है, 75 में अदर प्रोविजन दिए गए हैं मिनिस्टर्स को। 75 में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है पीएम के बारे में। तो पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और पीएम जो है, पीएम की ही एडवाइस पे अदर मिनिस्टर भी अपॉइंट होंगे, ठीक है। पीएम जिनको एडवाइस करेगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट होने हैं, तो उनको अपॉइंट किया जाएगा पीएम की एडवाइस पे, ठीक है। फिर टोटल नंबर की बात इन्होंने कर दी कि जो टोटल नंबर है उनका 15% से ज्यादा नहीं एक्सीड होनी चाहिए संख्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो करंट में 63 है और प्लस पीएम है। फिर इसमें ये कहते हैं कि वो कलेक्टिव, हाँ, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही वो ऑफिस होल्ड करेंगे। और 3rd है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि एक पर्सन ने अगर कोई वायलेशन कर दिया है लोकसभा के रूल का और उसका रेजिग्नेशन मांग लिया ऑपोजिशन पार्टी ने, या उसका रेजिग्नेशन मांग लिया गया, तो पूरी की पूरी जो भी लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सबको रिजाइन देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये 75 तक की बात थी। अब बेटा 76 हम इसमें जो पढ़ रहे हैं 76 ये यहाँ पर दिया गया है और ये इसी से रिलेटेड है इसलिए दिया गया है। इसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में ही क्यों दिया गया है, इसका कारण है तो प्रेजेंट में मैं तुम्हें बता देती हूँ। चलो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो यही पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इनको। क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होगी। फंक्शन क्या है, ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, लीगल मैटर्स पे ही एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, और ये सभी कोर्ट में जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट है सब में इनको प्रेजेंट होने का राइट है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में है बेटा इनका नाम याद रखना, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट आर वेंकटा रामनी बताऊंगी अभी। ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब नॉर्मली आप क्या करते हो, अपना करते हो एडवोकेट, तो गवर्नमेंट का भी तो एडवोकेट होता है ना, पता है ना तुम्हें। भाई गवर्नमेंट के खिलाफ तुम केस करोगे तो गवर्नमेंट का केस कौन लड़ेगा, तो गवर्नमेंट छोटा मोटा एडवोकेट थोड़ी रखेगी, है ना। तो गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिक एक एडवोकेट होता है, दो होते हैं, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आर वेंकटा रामनी है। मतलब कोई भी लीगल मैटर अगर अराइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, कोई भी लीगल मैटर, जैसे बहुत सारी चीजें होती है गवर्नमेंट ने इस चीज में गड़बड़ की है, यानी कि मान लो अभी भोपाल गैस त्रासदी सुनी है, भोपाल गैस त्रासदी सुनी है, नाम सुना है। भोपाल में अभी उसकी बरसी थी 39वीं, तो भोपाल में 2 दिसंबर से 3 दिसंबर की मिडनाइट में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड भोपाल में। अब उस फैक्ट्री में जहरीली गैसेस बनती थी कीटनाशक के लिए, मतलब कीटनाशक लगते हैं ना खेतों में, उसके लिए बनती थी गैसेस। तो उस गैस का रिसाव हो गया था और क्योंकि वे जहरीली गैसें थी तो वहां पे 3800 लोगों की तो सोते हुए ही मौत हो गई थी इनहेल करने से, और 15,000 से के करीब वहां पे लोग मारे गए थे। 6 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं उस गैस की वजह से। तो उस समय केस किस पे करेंगे अब बताओ, यूनियन कार्बाइड है, तो केस किस पे हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। प्लांट किसने लगवाया वहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हाँ, गवर्नमेंट, देखो मान लो तुम अमेरिका से हो, तुम्हें यहाँ कंपनी में हमारे यहाँ प्लांट लगवाना है, तो तुम किससे परमिशन लोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। परमिशन किसने दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्लांट किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जब प्लांट जिसका था, जिसने लगवाया था, ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबल था ही, उसका नाम था एडरसन और वो था अमेरिका से। अब उसके साथ साथ केस किस पे हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। आप जब करोगे ना कोई भी केस, जो भी केस ऐसा होता है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने किसी एक्ट में जैसे ये डाल दिया, सीए आया था ना, ये सीए एनआरसी पे वो चल रहा था ना, प्रोटेस्ट हुआ था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएए। सीएए पे प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था, जो प्रोविजन थे उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से और हाँ इन कंट्रीज से जो है, जो भी बुद्ध परसिक्यूटेड हिंदू, बुद्ध, सिख जो होंगे और जैन, ठीक है, वो आएंगे तो उनको हम यहाँ पे सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन उसमें मुस्लिम नहीं लिखा हुआ था कहीं भी, ठीक है, परसिक्यूटेड मुस्लिम नहीं लिखा हुआ था, वहां पे सिर्फ यही चीजें लिखी हुई थी। अब उसकी वजह से हमारे यहाँ कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ है, सबने कहा कि ये तो राइट टू इक्वालिटी का वोलेशन है,
तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक्ट किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो केस किस पे करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, कि भाई इन्होंने किया। तो जब भी केस होता है ना, किसी एक पर्सन के, प्रधानमंत्री के नाम पे थोड़ी होगा केस। जब केस करोगे आप तो ऐसे होएगा कि एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब आपका केस होगा तो किसी भी बंदे ने किया तो उसका नाम ऐसे रखा जाएगा, जो भी है, जैसे राहुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से केस होता है, तब ये जाएंगे। यस, अब तब ये थोड़ी सोच रहे हो कि पूरी लोकसभा जाएगी 543 मेंबर, तो सिर्फ एक बंदा जाता है, अटॉर्नी जनरल। हाँ, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन जाएगा वहां, आर वेंकटा रामनी या सॉलिसिटर जनरल। इनके नीचे जो होते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल जाएंगे वहां पे रिप्रेजेंट करने को गवर्नमेंट को। ठीक है, सिर्फ ये जाते हैं वहाँ केस को देखने के लिए, सब चीजें मतलब लीगल मैटर पे ये देखते हैं। और ये अभी फिलहाल है आर वेंकट रामनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक है, अब आया क्लियर कि कौन जाएगा? पीएम नहीं जाएंगे, पीएम कोर्ट तक जाएंगे ही नहीं। वो बेटा पता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो हमारे है ना, सभी के यहाँ पे है, जो ये पद होता है उसकी बहुत बहुत वैल्यू है कंट्री में। उस पद की बहुत वैल्यू है, पर्सन की वैल्यू नहीं होती। वो पर्सन जब पद से उतर जाएगा वो नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, उस पे लिखा जाता नाम के आगे एक्स पीएम, फॉर्मर प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री नहीं है, बट वो जो पद है ना उसकी वैल्यू है। तो उस पद के ओनर के लिए जब तक प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट अपने पद पर कायम रहते हैं, इवन गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, तब तक उन पर कोई भी केस चलाया नहीं जा सकता। जैसे ही वो पद पे उतरते हैं तब आप कर सकते हो कि उन्होंने, लेकिन जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक उनके नाम पे मतलब ना तो उनका अरेस्ट कर सकते हैं ना डिटेंशन। अब हमारे यहाँ पे वहां की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह कि वहां के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर दिया, जेल करा दी, है ना, मतलब ठीक हो, वो राइट और रॉन्ग है वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। लेकिन एक जो बनाया हुआ है ना कि वहां पे तो स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान में आज तक भी किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए। 5 साल होने से पहले ही हटा देते हैं वो पद पे से उसको। हाँ, तो ये वहां का है। तो जो पद है उसको बनाए रखने के लिए कभी भी ऐसे नहीं होगा कि पीएम को सीधे भेजें कोर्ट, नहीं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है अटॉर्नी जनरल जाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब मान लो तुम हो, हम है या मैं हूँ, तो हमने कोई क्राइम कर दिया और किसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हम नहीं जा पाएंगे कोर्ट, तो हमारा वकील जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। भाई मैं फॉरेन में हूँ, मेरे पे किसी ने केस कर रखा है, तो मैं फॉरेन से तो नहीं आने वाली, मेरा वकील चला जाएगा। ठीक है, तो एडवोकेट जाता है ना। तो ये ऐसे ही हमारे अटॉर्नी जाते हैं, या इनको कहते हैं अटॉर्नी। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल हो गया। अब इसमें लास्ट बचा है पीएम। तो बेटा पीएम की ड्यूटीज क्या क्या होती है लिखा हुआ है आर्टिकल 78 में। तो पीएम की क्या क्या ड्यूटीज है? एक तो ये कम्युनिकेट करेंगे सारे जो भी मैटर है, जितने भी जो भी डिसीजंस वो लेंगे वो सब प्रेसिडेंट को इनको बताने। ठीक है, जो भी डिसीजन इन्होंने लिया तो प्रेसिडेंट को बताना है और प्रेसिडेंट से वो चीजें पास करवानी है इनको, है ना। फिर हाँ, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स है, जो भी कार्य चल रहे हैं, वो सब इनको क्या करने हैं? प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करने हैं, उनको बताने हैं कि ये चीजें हमने करनी है। तभी वो प्रेसिडेंट जो है उनके डिसीजन को मानेंगे और उसके बाद वो जो भी एक्ट बनेगा तो एक्ट बनाएंगे, साइन करेंगे। और बाकी जो डिसीजन है वो एड एंड एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट को किससे को रखा हुआ है? प्रधानमंत्री को। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है हमारे यहाँ पर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। कि प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया वो प्रेसिडेंट डिनाई तो करेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ रियल हेड है, गवर्नमेंट का जो हेड है वही रियल हेड है, कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इनको पीएम को कहते हैं, प्रेसिडेंट को कह देते हैं हमारे यहाँ नॉमिनल हेड। ठीक है, जिसे कहते हैं नाम का नेता, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में भी हमने पावर दी हुई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कुछ है ही नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है और उसकी अपनी एक वैल्यू है और प्रधानमंत्री जो है उनका अपना एक है ना। तो ये सारे आर्टिकल है, इनको बिल्कुल बाय हार्ट तुमको याद करना पड़ेगा। एक एक चीज पता है यही याद कर लेना और ट्रैजेक्टरी याद रखना। जैसे कि हमने
ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म की, तो जैसे 51A पे वो खत्म हुई तो 52 से हमारा प्रेसिडेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाँ, 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हुआ, फिर चला कहाँ तक चला, ये चला 72 तक, वाइस प्रेसिडेंट तक। हाँ, अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद से हमने 72, 73, 74 से हमने स्टार्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। 72 हमने कल पढ़ा था, परसों, जिसमें क्षमादान पावर दी थी, कि पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन और ये रेमिजन जो हमने पढ़ा था ना, तो वो 72 में था। और फिर हमने स्टार्ट किया 74 से। अब 74 से हम आ चुके हैं 78 पे, और अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत लेंथी है ना। इसको शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी पार्लियामेंट में करा दूं।